औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Sunday test dated 13 August 2023 physics portion 123 MCQ है what is the minimum amount of charge which we can induce on a neutral object। तो याद रखिए क्लासिकली आपके पास जो है E is the smallest charge in nature, ठीक है, और ये आपके पास क्लासिकली है, क्लासिकली तो आपके पास E इज द आंसर। और E का आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 123 में आपके पास C ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 124 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव चार्ज इक्वल टू 1 कूलम। हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE और N आपके पास होगा दिस इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय E। तो 1 कूलम 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम। जब आप इसको सॉल्व कर ले तो 1 कूलम में 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो N आपके पास है 6.25। द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन है। MCQ 125 Which one of the following is the correct representation of Coulomb's law in vector form? तो याद रखिए F is equal to KQ1Q2 divided by R square into R unit vector, या मैं इसको लिख सकता हूं KQ1Q2 divided by R cube into R vector, चूंकि R unit vector आपके पास R divided by R के बराबर है। So this is the vector representation of the Coulombic force। तो बी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 126 MCQ 126 है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन फोर्स बिटवीन देम। तो कूलम्स लॉ है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ये आपके पास हाफ हो जाए व्हेन द आर इज हाफ, फोर्स आपके पास एफ प्राइम जो होगा इट विल बी इक्वल टू 4F। तो जब भी आपके पास कोई क्वांटिटी 4 टाइम्स बन जाए तो उस 4 टाइम्स में से 1 टाइम्स बिफोर चेंज था। मिसाल में आपको देता हूं, आपके पास 1 रुपए थे, मैंने आपको 3 दिए तो आपके पास तो 4 हो गए, लेकिन आपके पास 1 तो पहले से था तो इजाफा 3 रुपए का आ गया। और 3 आपका मतलब होता है 3 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं तो 300%। तो अगर आपके पास रेडियस हाफ हो जाए द फोर्स विल बी 4 टाइम इंक्रीज, लेकिन 4 में 1 आपके पास पहले से था तो चेंज आपके पास जो आया चेंज इन फोर्स वो 3F आया एंड दिस इज 300%। तो आपके पास 126 में सी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 127 two charges are placed 1 meter apart and the force between them is 1 Newton if they are placed at 0.5 meter। 0.5 मीटर का मतलब होता है हाफ मीटर। तो डिस्टेंस आपके पास जो हो गया है वो हाफ हो गया है। फिर वही आपके पास कूलम्बिक फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर और 0.5 मीटर, तो 0.5 1 मीटर का हाफ कहलाता है। तो फिर आपके पास रेडियस जो है या डिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया है। तो अगर डिस्टेंस आपके पास हाफ हो गया है तो फोर्स आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर पहले फोर्स 1 न्यूटन था और 1 न्यूटन 4 टाइम हो जाए तो 1 न्यूटन 4 टाइम्स मींस 4 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन 4 न्यूटन आपके पास है, दिस इज द आंसर। 128 in vacuum the force between two charges is F when they are placed r meter apart if the charges are placed at same distance in a dielectric medium of relative permittivity 10 then what will be the force between them। तो आप ये देखिए हमारे पास फार्मूला है F when there is medium is equal to Fv divided by relative permittivity। ये हमारे पास फार्मूला है द फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम Fv द फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम मींस वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, और आपको रिलेटिव परमिटिविटी 10 दिया गया है तो Fm आपके पास हो जाएगा 0.1 टाइम्स ऑफ F, 0.1 F आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 128 में बी आपके पास करेक्ट आंसर आ रहा है। 129 इन द डायग्राम कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स 8 पॉइंट P। तो इसमें डायग्राम
इन्वॉल्व है, ये आपके पास MCQ 129, ये आपके पास +1 कूलम है और ये 1 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पर +1 कूलम पड़ा हुआ है, +1 कूलम पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपके पास एक दूसरा फोर्स, तीसरा चार्ज है, वो भी आपके पास +1 कूलम का है। 129 MCQ में 3 चार्जेस है। अगर मैं इसको Q1 कह दूं, इसको मैं Q2 कह दूं, इसको मैं Q3 कह दूं, तो क्वेश्चन ये है कि ये +1 कूलम और ये +1 कूलम ये Q2 पे कितना फोर्स लगाता है। तो कूलम्स लॉ के लिमिटेशन में एक लिमिटेशन ये भी है कि द फोर्स विल बी ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो देखिए ये Q1 चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये 1 चार्ज 2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये Q3 आपके पास है, ये इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द फोर्स F3 ऑन 2। F32 का मतलब ये Q3 का फोर्स Q2 पे है, तो ये डायरेक्शन है, और ये Q1 मैंने इसको कह दिया, दिस इज Q2। सो ये आपके पास F12 फोर्स है, और ये देखिए ये दोनों आपके पास परपेंडिकुलर है। F32 मैं हेड टू टेल रूल से इसको यहां से उठाकर यहां पर बना सकता हूं, हेड टू टेल रूल से। तो ये आपके पास बन जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। अच्छा देखिए, चूंकि डिस्टेंस भी 1 मीटर है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी बराबर है, तो अगर मैं लिख लो F12 इज इक्वल टू F32, ये आपके पास K न्यूटन होगा। अगर आप K1 हमारे पास Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, तो R भी यूनिट डिस्टेंस है, 1 मीटर है। Q1 भी आपके पास है 1 कूलम है, Q2 भी 1 कूलम है, Q3 भी 1 कूलम है। तो मैं इसको भी अगर 1 लूं, इसको भी 1 लूं, इसको भी 1 लूं, तो फोर्स हमारे पास K न्यूटन हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये भी आपके पास K न्यूटन, ये भी आपके पास K न्यूटन, और दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला होता है F12 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर अंडर द रूट। ये भी आपके पास K न्यूटन है, ये भी आपके पास K न्यूटन है, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपके पास 2K स्क्वायर अंडर द रूट, एंड R आपके पास अंडर द रूट ऑफ 2K आपके पास होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी यूनिट चार्जेस है, तो इसका फोर्स इस पे भी K न्यूटन होगा, इसका फोर्स इस पे भी K न्यूटन होगा, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल किया, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 2K स्क्वायर अंडर द रूट, और ये आपके पास अंडर द रूट ऑफ 2K न्यूटन हो जाएगा। तो इस 129 में बी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 130 में in a system of 3 charges Q1, Q2 and Q3, the magnitude of the force on Q3 due to Q1 and Q2 is 10 न्यूटन। क्वेश्चन ये है कि Q3 और Q3 पे जो Q1 और Q2 फोर्स लगा रहे, Q3 पे Q1 और Q2 जो फोर्स लगा रहे वो मैग्नीट्यूड में बराबर है, और उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। और फिर आगे आपको बता रहे हैं इफ द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस इज 120 डिग्री, अगर इन दो फोर्सेस के दरमियान एंगल 120 डिग्री है और इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड बराबर होता है और एंगल 120 डिग्री होता है, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही होता है। तो अगर आप देखिए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, दोनों के दरमियान एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी आपके पास 10 न्यूटन ही होगा। सही है, तो 130 में आपके पास ए ऑप्शन 10 न्यूटन इज द आंसर। 131 इन द डायग्राम, हाँ ये देखिए ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सर्कल है और इसमें 10 कूलम चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ है, और आपको बताया गया है कि ए से बी तक हम चार्ज को मूव कर रहे हैं। सही है, 0.6 मीटर। तो व्हाट इज द वर्क डन? तो देखिए ये आपके पास इक्विपोटेंशियल है, दिस इज अ इक्विपोटेंशियल, और इक्विपोटेंशियल पे वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट होता है। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है
तो चेंज इन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। और देखिए वर्क का इक्वेशन हमारे पास है Q डेल्टा V। अगर डेल्टा V 0 है, इफ डेल्टा V इज 0 द वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो अगर आप इक्वी पोटेंशियल सर्कल पे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, इक्वी पोटेंशियल लाइन पे अगर आप चार्ज को मूव करें, सो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सर्कल या सरफेस या लाइन पे पोटेंशियल कांस्टेंट होते हैं, सो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। सो द वर्क डन विल बी ऑलवेज 0। अगर आप थोड़ा सा मूव करें, या आप एक रिवोल्यूशन दे रहे, या आप 2 रिवोल्यूशन दे रहे, द वर्क डन विल बी ऑलवेज 0। तो ए ऑप्शन आपके पास 131 में करेक्ट ऑप्शन है। 132 आपके पास है, सिंपल है। इन द डायग्राम थ्रू विच स्फीयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ग्रेटर। आपको एक स्फीयर दिया गया है एक स्फीयर, इसमें भी प्लस 10 कूलम है और इसका रेडियस लिया गया है 1 मीटर R1। और दूसरा आपके पास है, इसके सेंटर में भी प्लस 10 कूलम चार्ज है और इसका रेडियस लिखा हुआ है R2। R2 आपके पास है, दिस इज 10 मीटर। तो देखिए हमारे पास गॉसेस लॉ है, द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए गॉसेस लॉ के मुताबिक से टोटल फ्लक्स साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मीडियम के बारे में आपको कुछ ना बताया गया है तो फिर आप वैक्यूम लेंगे और फिर आप कहेंगे कि टोटल फ्लक्स सिर्फ चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है एंड टोटल फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज। शेप और साइज से आपके पास इंडिपेंडेंट होगा। सो इन दोनों से फ्लक्स आपके पास होगा, इट विल बी सेम। सो ए ऑप्शन, द फ्लक्स विल बी सेम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी सेम थ्रू बोथ स्फीयर्स। दोनों स्फीयर से आपके पास ये सेम होगा। अच्छा, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं MCQ 134, द रेडियस ऑफ अ मेटल स्फीयर इज 1 मीटर इफ 10 कूलम चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए अगर ये आपके पास स्फीयर और इस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेडियस आपके पास R है, तो फिर इसके सरफेस पे पोटेंशियल आपके पास क्या होगा? तो V इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R। तो अगर आप रेडियस को देखें तो MCQ में आपको रेडियस 1 मीटर दिया गया है और Q आपको 10 कूलम दिया गया है, तो ये आपके पास 10 K वोल्ट बन जाएगा और K का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 होता है। तो आपके पास 10 K 90 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 वोल्ट आपके पास हो जाएगा। जस्ट K का वैल्यू इसमें पुट करें तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 135 1 फैराड कैपेसिटर 135 इजी है, आपके पास सिंपल हाफ CV² फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। कैपेसिटेंस भी गिवन है और पोटेंशियल भी गिवन है, तो जब इसमें हम वैल्यू को पुट कर ले तो ए ऑप्शन 50 जॉल करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। 136 व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर 20 कूलम चार्ज फेसेस 200 न्यूटन। तो सिंपल आपके पास फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो फोर्स 200 न्यूटन है और चार्ज 20 कूलम आपके पास है, तो डी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 137 कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो 137 में यहां पर लिख लूंगा, आपको इस किस्म का सर्किट दिया गया है, ये आपके पास R, ये भी आपके पास R और ये भी आपके पास R और ये आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये आपके पास A पॉजिटिव, ये आपके पास B नेगेटिव आपके पास होगा। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस आपसे मांग रहे हैं कि वो क्या होगा। तो देखिए अगर मैं कन्वेंशनल करंट यहां से एंटर करवाऊं तो यहां से करंट डिवाइड हो जाएगा, I1, ये I1 इस तरह आ जाएगा और ये आपके पास क्या होगा, दिस इज अ I2, ये आपके पास I2 होगा। तो ये I1 और ये आपके पास क्या है, दिस इज अ I2। तो देखिए R और R से इन 2 रेजिस्टर से सेम करंट पास हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ पैरेलल में है। तो मैं लिख लूंगा 1 डिवाइड बाय RT इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R प्लस R इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2R प्लस 1 डिवाइड बाय R। सही है, ये 2R मैंने क्या लिख लिया, इन दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो R प्लस R 2R और इन दोनों के साथ ये रेजिस्टेंस R जो है वो पैरेलल में है। तो 1 डिवाइड बाय RT इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2R प्लस 1 डिवाइड बाय R। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2 डिवाइड बाय 3R एलसीएम निकाल कर तो हमारे पास आ जाएगा
2 डिवाइड बाय 3 R इज द आंसर। तो 137 में ए ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 138 में अगर आप देखिए 138 में भी सर्किट है, ये आपके पास R, ये आपके पास R, ये भी आपके पास R और बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है, ये भी R, ये भी R, ये भी आपके पास R। और फिर सर्किट में आपको ये बताया गया है कि मैं यहां से एक वायर को लूं तो वो यहां से यहां तक आपके पास एक वायर दिया गया है और दूसरा वायर जो है वो यहां से यहां तक आपको दिया गया है। तो फिर कह रहे हैं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए अगर मैं यहां से करंट को इंटर करवा लूं, ये I है, तो यहां से करंट I1 पास हो जाएगा और यहां से करंट I2, तो करंट डिवाइड हो गया है। यहां पर फिर करंट फिर डिवाइड हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने इसको I3 कह दिया और यहां से करंट को मैंने I4 कह दिया। अच्छा, अब ये करंट यहां से यहां पर आ जाएगा और ये I1 और I4 इस रेजिस्टर R से गुजर जाएगा। तो इससे जो करंट गुजरेगा वो I1 प्लस I4 आपके पास होगा। तो देखिए इससे I2 करंट पास हो रहा है, इससे I4 पास हो रहा है और इससे I1 प्लस I4 पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये बना कि रेजिस्टर से करंट सेम पास नहीं हो रहा। तो अगर रेजिस्टर से सेम करंट पास नहीं हो रहा, करंट डिवाइड हो रहा है, सो द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो RT इज इक्वल टू R डिवाइड बाय N, या इसको मैं लिख लूंगा R डिवाइड बाय 3। तो 1 डिवाइड बाय 3R 138 में आपके पास है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए आपके पास करेक्ट आंसर है। 139 नंबर MCQ है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली टू ए, आपके पास फार्मूला है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 140 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर आपके पास जो है वो नॉन ओहमिक कंडक्टर होता है। 141 में अगर आप लोग देख ले तो ये आपके पास जो है दिस इज V, ये वोल्ट्स में है, मींस यूनिट वोल्ट्स में, और ये I आपके पास एम्पेयर में है। अगर आप इसका स्लोप देखें तो द स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, और आपको पता है कि स्लोप आपके पास जो होता है टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा आपके पास जो होता है I डिवाइड बाय V, व्हिच इज इक्वल टू 1 ओवर R, या दिस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस। तो अगर आप देखिए स्लोप इसका डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप गिर रहा है, तो अगर इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि कंडक्टेंस डिक्रीजेज, और अगर कंडक्टेंस डिक्रीज होगा सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेज। तो आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीजेज और कंडक्टेंस डिक्रीजिंग। तो डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी ऑप्शन, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड कंडक्टेंस इज अ डिक्रीजिंग। तो ए और सी दोनों आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 142 आपके पास है। 142 a wire of length L and resistance R is converted into a circle। ये देखिए मैं यहां पर लिख लूंगा 142, मैं यहां पर लिख लूंगा कि आपके पास एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है और लेंथ आपके पास L है। अगर मैं इसको सर्कुलर शेप दूं, सर्कुलर शेप, और कोई से दो अपोजिट पॉइंट्स में लूं, कोई से दो अपोजिट पॉइंट्स में लूं, तो अगर आप दो अपोजिट पॉइंट्स ले ले और इन दो अपोजिट पॉइंट्स के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये आपके पास I करंट यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये I1, और ये आपके पास क्या होगा, I2 होगा। अच्छा देखिए अगर इस लेंथ से आपने सर्कल बना लिया तो ये हाफ सरकमफेरेंस L/2 होगा और इसका रेजिस्टेंस R/2 होगा। ये आपके पास L/2 और इसका रेजिस्टेंस R/2 आपके पास होगा। तो देखिए ये आपके पास दोनों पैरेलल में, बिकॉज द करंट इज डिवाइडिंग, कुछ करंट इस तरह चला जाएगा, कुछ करंट इस तरह चला जाएगा, सो दोनों आपके पास जो है वो पैरेलल में है। तो मेरे पास आ जाएगा RT 1 डिवाइड बाय RT इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय R डिवाइड बाय 2, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो R डिवाइड बाय 4 आपके पास आंसर होगा। ठीक है, R डिवाइड बाय 4 आपके पास होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R, और इसको अगर मैं सर्कुलर शेप दूं तो दो अपोजिट पॉइंट्स के दरमियान आप रेजिस्टेंस मालूम करेंगे।
सही है ना। तो दो अपोजिट पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस क्या होगा, दिस विल बी R डिवाइड बाय 4, ये आपके पास R डिवाइड बाय 4 होगा। अच्छा, अब यहां पर MCQ 143 P1 आपको दिया गया है 20 वाट, P2 आपको दिया गया है 60 वाट, P3 आपको दिया गया है 100 वाट, P4 आपको दिया गया है 200 वाट। तो देखिए, अगर आपके पास मुख्तलिफ बल्ब है और मुख्तलिफ पावर वाले बल्ब आपको दिए गए 20 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का, 200 वाट का, तो एक बात याद रखिए, आपके घरों में जो वायरिंग होते हैं वो पैरेलल होता है। तो आप अगर अपने घरों में अगर नोट करें तो कुछ बल्ब कम पावर के होते हैं, कुछ ज्यादा पावर के होते हैं, और घरों में वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो रोशनी जो है वो कौन सा बल्ब ज्यादा देता है, जिसका पावर ज्यादा होता है वो हमें ज्यादा रोशनी देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और घरों में वायरिंग पैरेलल ही होता है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 200 वाट आपके पास ये आपको ज्यादा रोशनी देगा, ये ज्यादा एनर्जी लास्ट करेगा, ये ज्यादा चांसेस है कि जल्दी फ्यूज हो जाए या बर्न हो जाए। तो 200 वाट ये पैरेलल में ग्लो ज्यादा करेगा, ज्यादा पावर लास्ट करेगा, बर्न हो सकता है इजीली या फ्यूज हो सकता है। और सीरीज में कम पावर वाला, तो अभी चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आंसर इज 200 वाट। 200 वाट आपके पास जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जल्दी बर्न हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास 200 वाट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 144 द टोटल पावर रेटिंग ऑफ अ बैटरी इज 100 जॉल पर सेकेंड। तो आप देखिए, बैटरी का जो पावर, सोर्स का जो पावर दिया गया है तो 100 जॉल पर सेकेंड, और इसको हम लिखते हैं 100 वाट। तो ये वो पावर है जो एक सोर्स जनरेट कर सकता है। और याद रखिए, व्हेन R स्मॉल r, व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, अगर कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो तो आउटपुट पावर आपके पास होगा ये मैक्सिमम होगा। और याद रखिए, जब कैपिटल R स्मॉल r के बराबर होता है तो P स्मॉल और P कैपिटल R बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R आपके पास जो है वो सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में तो करंट भी सेम होगा, करंट भी सेम होगा, P स्मॉल r I स्क्वायर स्मॉल r, P कैपिटल R I स्क्वायर कैपिटल R। तो अगर करंट भी सेम हो और रेजिस्टेंस भी सेम हो तो स्मॉल मीन सोर्स जो पावर कंज्यूम करेगा और सर्किट जो पावर कंज्यूम करेगा वो दोनों बराबर होगा। मतलब 50% पावर सोर्स यूज करेगा और 50% पावर वो सर्किट को देगा। तो अगर एक सोर्स 100 वाट पावर जनरेट कर सकता है तो जब उसका पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा तो उसमें 50 वाट, 100 को आप हाफ करें तो 50 वाट वो खुद कंज्यूम करेगा और 50 वाट वो सर्किट को देगा। तो आंसर आपके पास 50 वाट है। तो 144 में आपके पास आंसर जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 145 व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। तो 145 में अगर आप सर्किट में देखें तो सर्किट तो ओपन है, सर्किट इज ओपन। अगर आप ऊपर देखें तो स्विच ओपन। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपको शो करूं, ये आपके पास रेजिस्टर R और यहां पर आप स्विच देखें तो ये ओपन है। यहां पर बैटरी लगा हुआ है और ये आपके पास 12 वोल्ट का लगा हुआ है, 12 वोल्ट का, और यहां पर आपने वोल्टमीटर लगाया हुआ है। तो देखिए, ये स्विच तो ओपन है लेकिन वोल्टमीटर तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो वोल्टमीटर आपको जो रीडिंग देगा वो इसी सोर्स का देगा, बावजूद इसके कि रेजिस्टर सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। तो वोल्टमीटर आपको वही रीडिंग देगा जो इस सोर्स का होगा। तो 12 वोल्ट आपके पास जो है, दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 146 स्लोप ऑफ ओमिक कर्व, ये आपके पास v है एंड दिस इज I, और किसी भी ग्राफ के स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू द वर्टिकल पैरामीटर डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल पैरामीटर I डिवाइड बाय v। तो I बाय v स्लोप होता है ओमिक कंडक्टर का। तो आपके पास 146 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 147 इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, अच्छा देखिए रेजिस्टिविटी आपको दिया गया है तो कंडक्टिविटी क्या होगा। तो याद रखिए, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टिविटी। तो अगर आप MCQ 147 में देख ले तो 147 में आपको रेजिस्टिविटी दिया गया है, यहां पर पुट करे कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो कंडक्टिविटी आपके पास करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आ रहा है, डी। 148 में
a battery of EMF 40 volt and internal resistance 5 ohm. If it is connected with a 15 ohm load resistor, then what will be the magnitude of the terminal? याद रखिए terminal potential हमेशा आपके पास बराबर होता है the product of the current in a circuit and the resistance of the external resistor या the resistance of a circuit. तो I आपके पास जो है I आप मालूम करेंगे I आपके पास जो this is equal to E by R and this is a R. ये EMF को आप R पे डिवाइड कर लें, EMF को आप R पे डिवाइड सॉरी करंट आप अगर मालूम करेंगे तो I is equal to E डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r. यहाँ पर सोर्स का रेजिस्टेंस भी है और सर्किट का रेजिस्टेंस भी है और EMF भी है. तो आप करंट को पुट करें तो EMF और इनको पुट करें जो डेटा में गिवन है ये 2 एम्पेयर आपको देगा और रेजिस्टेंस 15 ओम है. तो टर्मिनल पोटेंशियल आपके पास जो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 ये 30 आपके पास आ जाएगा. तो हमारे पास आंसर जो है बी ऑप्शन 148 में बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 30 वोल्ट. अच्छा 149 आपके पास जो है 149 आपके पास जो है when 3 identical resistors are connected in series with a battery the total power consumed is a PS. आपसे रेशियो मांग रहे PS divided by PP. The power dissipated when the resistors are connected in series. The power dissipated when the resistors are connected in a parallel. तो इसका रेशियो आपसे मांग रहा है तो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं V square divided by RT and V square divided by RT. ये सीरीज है तो RTS, ये पैरेलल तो RTP. सही है V square by R. तो V square और V square तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा RTP डिवाइड बाय RTS. सही है. या आप इस तरह भी लिख सकते हैं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. तो टोटल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल ये R by 3 आएगा और अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो ये 3R आपके पास आएगा. R and R is cancel 1 डिवाइड बाय 9 या 1:9 आपके पास जो है 149 में 1:9 आपके पास आंसर है. 150 में द यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड EMF. तो आपको पता है वर्ड इन पर यूनिट चार्ज तो जॉल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ EMF. तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. 151 the EMF of a battery is the voltage between its terminals when the circuit is open. याद रखिए जब सर्किट ओपन होता है तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल और EMF क्या होते हैं वो बराबर होता है. तो ए ऑप्शन ओपन सर्किट. 152 में a 5 ampere fuse can withstand a maximum power of 1 watt. The resistance of the fuse is a dash. तो देखिए 5 एम्पेयर करंट आपको दिया गया है. फ्यूज कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वाट. रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज इज. तो आप इस तरह इस्तेमाल करें P is equal to I square into R. तो देखिए पावर भी आपको दिया गया है, पावर इज 1 वाट. करंट भी आपको दिया गया है 5 एम्पेयर. तो मैक्सिमम पावर आपको 1 वाट. द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज. तो इससे आप रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं. तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 1 वाट 5 एम्पेयर. तो 5 स्क्वायर अगर मैं लिख लो पावर डिवाइड बाय I स्क्वायर. तो पावर 1 वाट है और I आपके पास है वो कितना है. द करंट इज 5 एम्पेयर तो 5 स्क्वायर तो 25 और 1 डिवाइड बाय 25 अगर आप करें तो बी ऑप्शन 0.04 आपके पास वैल्यू आ जाएगा ओहम. 153 आपके पास जो है a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field as shown. What will be the direction of force on the conductor? तो इसमें आपने फ्लेमिंग रूल को इस्तेमाल करना होगा. और फ्लेमिंग रूल आपको पता है कि वो कैसा है. ठीक है. ये देखिए अगर करंट के बारे में आपको नहीं बताया गया तो आप कन्वेंशनल करंट को प्रेफर करेंगे. तो जो मिड फिंगर होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा और जो 4 फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और ये आपको फोर्स देगा. तो जो डायग्राम आपको दिया गया है 153 में तो ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है.
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और आपको दिया गया है कि ये आपके पास करंट है, आई है। तो फ्लेमिंग रूल अगर आप यूज करें तो ये आप देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द करंट, ये करंट है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में वो होगा, ठीक है। और ये हमारा डायरेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट आपके पास आंसर वो होगा। तो टुवर्ड्स लेफ्ट हमारे पास होगा फ्लेमिंग रूल को इस्तेमाल करके। तो ए ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, अब देखिए 154 में a positively charged particle enter a region where electric and magnetic fields both are parallel to its direction of motion. The net force of the charge will be, एक बात याद रखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है और आप इसकी डायरेक्शन में चार्ज को प्रोजेक्ट करें तो याद रखिए जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा। तो आपके पास एफ ई क्यू ई विच विल बी नॉट इक्वल टू 0 और एफ बी आपके पास होगा, इट इज क्यू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो ये आपके पास 0 होगा। सो द फोर्स विल बी ओनली द फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपके पास बी ऑप्शन बना करेक्ट ऑप्शन। अच्छा 155 इफ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना होगा और हमारे पास सिंपल फार्मूला है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। करंट भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी गिवन है, लेकिन लेंथ को आपने मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये याद रखिए। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर, बी ऑप्शन। जस्ट वैल्यूज पुट करें 0.2, लेकिन लेंथ को आपने मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 156 an electron is projected along the axis of a circular conductor carrying 2 ampere current. If the magnetic field strength at the center is 2 Tesla, then calculate the magnitude of the force. एक बात याद रखिए, अगर मैं यहाँ पर एक लूप बनाऊं, लेट सपोज ये आपके पास एक लूप है, लूप, इससे मैंने एक लूप बना लिया, ये टेस्ट है, मैंने इसे एक लूप बना लिया। तो याद रखिए अगर इसमें करंट का डायरेक्शन ही होगा तो आप फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर लें, ये तब आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप शो करेगा। तो अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो ये सर्कुलर लूप के अलोंग एक्सिस है, तो कोई भी सर्कुलर लूप अगर हो और उसमें करंट जा रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा वो अलोंग एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप होगा। और अगर आप एमसीक्यू नंबर 156 में देख ले तो आपको बताया गया है कि प्रोटॉन को अलोंग एक्स एक्सिस मैंने प्रोजेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग एक्सिस है, तो थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा, और 0 पे भी साइन 0 0 और 180 पे भी साइन 0 0, सो द फोर्स ऑन द प्रोटॉन विल बी 0। तो 156 में आपके पास जो है 156 में ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 आपके पास आंसर। 157 if direction of motion of a positive charge is towards positive x-axis and the force on it is toward positive axis, देखिए हमारे पास फार्मूला है F is equal to plus Q into V cross B। तो मैं अगर इनसे जस्ट वेक्टर को उठा लूं, V cross B अगर मैं जस्ट उठा लूं, so this is equal to F। Q आप चले Q के बारे में भी आपको बताइए प्लस Q। अच्छा, अब अगर MCQ में आप देखें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव आई, और फोर्स का डायरेक्शन आपको बताया गया है कि अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको आप जे लिख लें। तो फोर्स का डायरेक्शन आपको वाई एक्सिस दिया गया है और वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको एक्स एक्सिस या आई एक्सिस दिया गया है। अब यहां पर जो डायरेक्शन हमारे पास होगा वो कौन सा होगा? अगर आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको प्लस जे दे दे तो देखिए आप क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात याद रखिए, के क्रॉस आई जो हमारे पास होता है वो प्लस जे होता है, वो आपके पास क्या होता है? प्लस जे। और अगर मैं आई क्रॉस के कर लू, आई क्रॉस के, तो ये तो मुझे माइनस जे देगा, लेकिन एमसीक्यू में आपको यहां पर प्लस दिया गया है, तो ठीक है आई के बजाय तो आई आ गया प्लस आई, और माइनस जे के बजाय यहां पर प्लस है, तो इस माइनस को मैं कब प्लस कर सकता हूं? अगर मैं यहां पर माइनस लगा लूं, तो अगर यहां पर मैंने माइनस लगा लिया तो यहां पर भी माइनस के साथ भी आप माइनस लगा ले।
के साथ भी क्या लगा ले, माइनस लगा ले, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, फिर इसी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट प्लस बन जाएगा। और अगर आप आई देखें तो वो तो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है प्लस आई, तो ये डायरेक्शन आपके पास माइनस के जो है, माइनस के, ये जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन देगा, नेगेटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन आपको देगा। सही है, तो नेगेटिव जेड एक्सिस बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट प्लस एक्स और ये प्लस जे दिया गया है। तो यहां पर तो हमारे पास ये माइनस आता है, अब इस माइनस से मैं प्लस किस तरह बनाऊंगा, अगर एक माइनस मल्टीप्लाई करे और के साथ भी फिर आप माइनस लिख ले, तो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ अगर हो तो फिर आपके पास रिजल्ट जो है वो ये होगा। अच्छा 158 में द फोर्स विच चेंज ओनली द डायरेक्शन, याद रखे मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होते हैं चार्ज पे वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। तो मैग्नेटिक फोर्स ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्यों, क्योंकि एफ बी आपके पास है ये क्यू वी क्रॉस बी, और ये एफ बी आपके पास वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो फोर्स वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। बाकी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। लॉरेंट्ज फोर्स में चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता मैग्नेटिक फोर्स। 159 which of the following has dimension of force, इसमें हम आपसे एक्सक्यूज करेंगे, ए आई एल बी ये भी फोर्स है, बी हमने क्यू वी बी दिया था लेकिन कंपोजिंग गलती आई हुआ है, क्यू मिसिंग है, क्यू वी बी है, और सी ई वी बी है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी आ रहा है, ऑल, करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो जिन्होंने ऑल करेक्ट सेलेक्ट किया होगा उन सबको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्यू मिसिंग है, कंपोजिंग गलती है। तो आपके पास डी ऑप्शन ऑल। 160 द फोर्स exerted on a wire, कंपोजिंग की वजह से एक्साइटेड लिखा है, दिस इज नॉट एक्साइटेड, दिस इज एक्सर्टेड। द फोर्स exerted on a wire of 1 meter length carrying 1 ampere current placed perpendicular to the magnetic field is called flux density। ये आपके पास है बी। अगर आपके पास मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट करंट, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 161 अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 गास, देखिए याद रखिए 1 गास आपके पास 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो सबसे पहले तो आपने गास को टेस्ला में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ प्रोटॉन, तो देखिए आपके पास क्यू वी बी फार्मूला आपने यूज करना होगा। तो प्रोटॉन का चार्ज ई होता है जिसका वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, वेलोसिटी भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी गिवन है 3 गास। तो इसमें पुट कर ले, वी विल गेट द आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 162 में इन द गिवन डायग्राम इन विच डायरेक्शन द फोर्स एक्ट, तो डायग्राम आपके पास ऐसा है, डायग्राम आपके पास ऐसे, दिस इज नॉर्थ, ये आपके पास साउथ, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो आपसे पूछ रहे कि इस कंडक्टर पे फोर्स क्या होगा। करंट के बारे में अगर आपको कुछ नहीं बताया गया तो फिर आपने क्या लेना होगा, आपने कन्वेंशनल करंट को जो है वो प्रेफरेंस देना होगा। तो आप तो या फ्लेमिंग रूल इस्तेमाल करें, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, दिस इज फोर्स, तो इनटू द पेपर या इनटू द पेज, ठीक है। तो ये आपके पास इनटू द पेज आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा 163 आपके पास जो है 163 मैग्नेटिक फोर्स डू डैश वर्क ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे कोई वर्क नहीं करता, क्यों? द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो कोई वर्क नहीं करेगा। तो 163 में सी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा 164 में if the angular speed of the coil in AC generator is double, then what will the percentage change in the peak value? देखिए ये हमारे पास जनरेटर का इक्वेशन है, वो इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी साइन थीटा, और इसको मैं वी नॉट साइन थीटा भी लिख सकता हूं। तो वी नॉट आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी को मैं डबल कर जाऊं, सो पीक वैल्यू विल बी डबल।
पीक वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और डबल मीन्स मैंने पहले भी बताया कि जितना टाइम्स चेंज आ जाएगा तो उसमें 1 पहले से होगा। तो अगर एक अमाउंट डबल हो जाए तो 1 पहले से था और 1 का इजाफा आ गया है, और 1 का मतलब आपके पास होता है 100%। तो ए ऑप्शन आपके पास जो है 164 में ए ऑप्शन 100% जो है, दिस इज द आंसर। अच्छा 165 20 Weber magnetic flux pass through a sheet of 5 meter square area, flux density B is equal to magnetic flux per unit area। तो फ्लक्स भी दिया ही है, एरिया भी दिया ही है, तो व्हाट इज द आंसर। तो देखिए हमारे पास तो आते 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर आंसर है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देख ले, ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 4 के साथ यूनिट नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दिस इज द आंसर। ऑप्शन 4 तब करेक्ट होता अगर इसके साथ यूनिट होता वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यूनिट इसके साथ नहीं है, सो नन ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है, तो 165 में आपके पास डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। 166 a charged particle perform uniform circular motion in a uniform magnetic field, which formula gives the momentum of this charge। तो आप देखिए मोमेंटम को देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला mv, और हमारे पास है r इज इक्वल टू mv डिवाइड बाय क्यू बी। तो v आपके पास क्यू बी आर डिवाइड बाय m, तो इस v को यहां पर पुट करें तो p आपके पास हो जाएगा क्यू बी आर डिवाइड बाय m, मास एंड मास इज अ कैंसल, तो क्यू बी आर आपके पास आंसर होगा मोमेंटम का। तो बी ऑप्शन 166 में करेक्ट ऑप्शन है। 167 a proton and particle both enter a uniform magnetic field at 90 degree, calculate the ratio between radii of them। तो देखिए हमारे पास तो एक फार्मूला ये है mv डिवाइड बाय qb, लेकिन जब चार्जेस का जिक्र होता है तो फिर वेलोसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पुट करते हैं, वेलोसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पुट करते हैं। तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला आ जाता है, अगर मैं वेलोसिटी को पुट कर लूं हाफ mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये आपके पास हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, एंड दिस इज q कैपिटल V विच इज द वोल्टेज। और अगर मैं वेलोसिटी से निकाल लूं तो 2q कैपिटल V डिवाइड बाय m अंडर दी रूट, इसको अगर आप यहां पर पुट करें और सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है r इज इक्वल टू, मैं अगर यहां पर भी वहां पर पुट करूं और स्क्वायर निकाल लूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 कैपिटल V डिवाइड बाय b स्क्वायर इनटू q, और साथ में आपके पास आ जाएगा मास भी यहां पर आ जाएगा अंडर दी रूट, दिस इज द फार्मूला। सही है, तो मेरे पास आ जाएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास एंड चार्ज। तो अगर मैं लिख लो आपके पास जो रेशियो है r प्रोटॉन डिवाइड बाय r अल्फा, तो ये आपके पास मास ऑफ अ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा इनटू चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको पता है अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन इज m, अल्फा का मास 4m, अल्फा पे चार्ज 2e, प्रोटॉन पे चार्ज e। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लूं तो हमारे पास आ जाता है 1 डिवाइड बाय 2 अंडर द रूट, अंडर रूट मिसिंग है, तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा सेलेक्ट किया है वो करेक्ट ऑप्शन तस्वर किया जाएगा, क्योंकि इस पे अंडर रूट कंपोजिंग वाले से गलती हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आता है। तो 1/2 जिसने भी सेलेक्ट किया होगा वो उसको मार्क्स दे देंगे। 167 में आंसर आपके पास जो है ए ऑप्शन, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 जिसने सेलेक्ट किया होगा उसको आंसर मिल जाएगा। 168 एन इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी v इज मूविंग परपेंडिकुलर। अच्छा देखिए हमारे पास है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है ये QVB के बराबर है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि B, अच्छा इफ द वेलोसिटी इज डबल, मैं वेलोसिटी को डबल कर जाऊं एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाफ, वेलोसिटी को मैं डबल कर जाऊं 2 और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हाफ, तो 2 and 2 विल बी कैंसल, so the magnetic force will be remain same constant।
तो अगर मैग्नेटिक फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट तो रेडियस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो आपके पास आंसर जो होगा वो आर होगा। तो ए ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी डबल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाफ, टू टू कैंसल, तो एफ बी कांस्टेंट, अगर एफ बी कांस्टेंट है तो आर भी आपके पास कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज इन आर। अच्छा 169 फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज मूविंग पैरेलल टू 2 टेस्ला फील्ड। 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली, और बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहे हैं तो फोर्स आपके पास 0 होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 170 अ कंडक्टर पी क्यू, अगर 170 का फिगर आप देखें तो यहां पर सर्कुलर पाथ ये और करंट इस तरह जा रहे हैं, तो इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन नहीं होगा। और अगर इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन नहीं होगा तो फिर आपके पास यहां पर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सही है, तो आपके पास नो करंट विल इंड्यूस। 170 में आपके पास सी ऑप्शन, 170 में आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। 170 में सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, नो करंट विल इंड्यूस। 171 a rod of length 1 meter is moved perpendicular this to the speed of this metal rail forming a closed loop, the magnetic of induced। हमारे पास ये फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ बी भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, और इसको हम कहते हैं दिस इज मोशनल ईएमएफ, दिस इज अ मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ आपके पास 2 वोल्ट होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 172 the unit of rate of change of magnetic flux is same as that of voltage। ईएमएफ और वोल्टेज का यूनिट आपके पास होता है वो सेम होता है, सही है ना, तो वोल्टेज ए ऑप्शन 172 में करेक्ट आंसर है। 173 द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, याद रखिए Vs डिवाइड बाय Vp इज इक्वल टू Ns डिवाइड बाय Np। अगर Ns डिवाइड बाय Np 2 है तो Vs 2 टाइम्स ऑफ Vp आपके पास होगा। तो प्राइमरी में पोटेंशियल आपके पास है, प्राइमरी में 20 वोल्ट है तो सेकेंडरी में आपके पास 40 वोल्ट होगा, तो 40 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन 173 में। 174 n ओमेगा ए बी फॉर जनरेटर रिप्रेजेंट पीक वैल्यू। वी नॉट आपके पास n ओमेगा ए बी, क्योंकि जनरेटर का इक्वेशन है n ओमेगा ए बी साइन थीटा, इसको हम पीक वैल्यू कहते हैं, पीक या मैक्सिमम वैल्यू। तो 174 में आपके पास है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 175 में द कॉइल ऑफ एसी जनरेटर हैज अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर है, और ये आपको 10 दिया गया है, तो 2 पाई एफ और एफ आपके पास 2 5 10 5 डिवाइड बाय पाई हर्ट्ज, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होगा। कंपोजिंग वाले ने ऑप्शन 2 दफा रिपीट किया है, एक में हमने 5 पाई हर्ट्ज लिखा था लेकिन उसने बी और सी वो दोनों रिपीट किया है, बी भी 5 बाई पाई हर्ट्ज है, सी हमने 5 पाई हर्ट्ज दिया था लेकिन उसने कंपोजिंग वाले ने डिवाइड बाई पाई यहां पर भी लिखा है, तो जिसने बी भी सेलेक्ट किया होगा और सी भी सेलेक्ट किया होगा दोनों को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बी भी 5 बाई पाई आ रहे और सी भी 5 बाई पाई आपके पास आ रहे हैं। अच्छा 176 द ग्राफ शो, आपको ग्राफ दिया गया है और आपको पता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा एसी करंट जनरेटर का आउटपुट, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। और देखिए जो आपको फिगर दिया गया है उस फिगर से आप देख ले तो टाइम आपके पास 2.5 सेकंड है। ग्राफ से आप देखिए ये आपके पास ग्राफ दिया गया है लाइक दिस, ये आपको ग्राफ दिया गया है, तो यहां से लेकर यहां तक जो टाइम है वो 2.5 सेकंड है, तो ये आपके पास टाइम पीरियड होगा 2.5 सेकंड। तो यहां पर टी के बजाय 2.5 सेकंड यहां पर पुट करें, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है सी ऑप्शन। 176 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।